नमस्कार साथियों, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। आज हम अपने उन सभी साथियों से बात करने जा रहे हैं जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2020-21 में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, इस परीक्षा को इस बार 2 भागों में आयोजित किया जाएगा और पहला भाग होगा स्क्रीनिंग परीक्षा और दूसरा भाग होगा मुख्य परीक्षा। जैसा कि आप जानते हैं, पहला राउंड होगा स्क्रीनिंग परीक्षा का और इस परीक्षा में सभी प्रतिभागियों को बैठना है। तो पूरा पेपर 150 अंक का होगा, 150 प्रश्न इसमें होंगे और 2 घंटे में आपको इसे हल करना होगा। और सही उत्तर के लिए 1 अंक है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी, यानी गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि इस पेपर में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है शिक्षण अभिरुचि का, जिससे कि 40 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और तो हमें सबसे अधिक फोकस करना है इस शिक्षण अभिरुचि परीक्षा पर, क्योंकि इसमें अच्छे अंक आपके बन जाएंगे तो ही आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। शिक्षण अभिरुचि का जो सिलेबस है, अगर हम उसको देखें तो प्रश्नों की संख्या है 40 और पूर्णांक है 40 और इसके बहुत सारे भाग हैं। तो इसका जो पहला भाग है भारतीय शिक्षा व्यवस्था, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समझने से पहले हमें कुछ बातों पर चर्चा करनी होगी कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए, तो इनकी हम बात करेंगे। इनमें है वुड्स का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, शेडलर आयोग, हटोंग कमेटी और वर्धा योजना और सार्जेंट योजना है। इन सारी बातों पर आने से पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए जो प्रारंभिक प्रयास किए गए थे उनमें था कलकत्ता मदरसा की स्थापना करना। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। इसके साथ ही बनारस संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की गई 1791 में और इसका श्रेय जाता है जोनाथन डंकन को। इन प्रारंभिक प्रयासों के साथ ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो चार्टर लाया गया 1813 में, तो सबसे पहले उसमें एक औपचारिक शुरुआत की गई कि शिक्षा पर व्यय करने का कुछ प्रावधान रखा गया और ये राशि थी 1 लाख रुपए। तो 1813 के जो चार्टर था उसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए पर माह खर्च करने का एक प्रावधान यहाँ पर लाया गया था। और इसके बाद सबसे बड़ा जो घटनाक्रम था उसको बोलते हैं मैकाले मिनट, यानी कि मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था भारत को दी उसको मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है और ये लागू किया गया 1835 में। तो इसमें मैकाले ने शिक्षा का जो माध्यम रखा वह अंग्रेजी रखा, यानी कि पूरी की पूरी जो शिक्षा होगी वो अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। तो 1835 का जो मैकाले मिनट है ये भी बहुत चर्चित है और ये कई बार पूछा जाता है। मैकाले मिनट का जो सिद्धांत था उसको कहा जाता है अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। और अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का मतलब है कि शिक्षा को केवल उच्च लोगों को दिया जाएगा और जब उच्च लोगों को शिक्षा दी जाएगी तो यह छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो यह मैकाले का अधोमुखी सिद्धांत था। और इसके बाद हम बात करेंगे वुड्स डिस्पैच की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र था उस समय और 1854 में यह वुड्स डिस्पैच आया था। तो दोस्तों, जो वुड का घोषणा पत्र है इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है वुड्स डिस्पैच कब आया भारत में, 1854 ईस्वी में, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। वुड्स डिस्पैच की जो सबसे बड़ी व्यवस्था थी उसमें यह कहा गया था कि जो उच्च शिक्षा का माध्यम है केवल वही माध्यम अंग्रेजी रहेगा और जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं उसको देसी भाषाओं में भी दिया जा सकता है। वुड्स डिस्पैच के जो सुझाव थे उसके आधार पर ही कंपनी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने 5 प्रांतों में शिक्षा विभाग के निर्माण की घोषणा की। और जैसे लंदन विश्वविद्यालय है तो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही कलकत्ता में विश्वविद्यालय, बंबई और मद्रास, इन 3 जगहों पर विश्वविद्यालय खोले गए और ये विश्वविद्यालय खोले गए सन 1857 में। तो कई बार यह भी कहा जाता है कि जिस समय भारत में आज़ादी का गदर हो रहा था 1857 में, उस समय कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय भी खोले जा रहे थे। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वुड्स का जो डिस्पैच है उसमें यह बताया गया कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है और इसके कारण जो मैकाले का अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया गया या वह स्वतः ही समाप्त हो गया। अब बात करते हैं हंटर आयोग की। तो हंटर कमीशन गठित किया गया
सन 1882 ईस्वी में। हंटर कमीशन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनमें यह पूछा जाता है कि हंटर कमीशन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित किया गया। तो यह है लॉर्ड रिपन के द्वारा, और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो भारत में था 1800 से 1884 तक था। तो इनके द्वारा हंटर आयोग की स्थापना की गई, और हंटर आयोग की स्थापना की गई 1882 ईस्वी में। तो यहां पर एक चीज और नोट करने वाली है कि जो हंटर कमीशन है इसी को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो कई बार हंटर कमीशन डायरेक्ट लिख करके भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में पूछा जाता है। तो जो विलियम विल्सन हंटर थे वो इस आयोग के अध्यक्ष थे, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो इसका जो उद्देश्य था वो था भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रगति स्तर की समीक्षा करना। और दूसरी जो बड़ी बात थी इस कमीशन की कि इसमें 8 भारतीयों को शामिल किया गया था, और दूसरा इसका नाम रखा गया था भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, और इसको लाया गया था यूनिवर्सिटी एक्ट के नाम से 1904 में। उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन, और उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया था। और इसकी जो विशेषताएं थी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यह लाया गया विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर। किसकी सिफारिशों के आधार पर? विश्वविद्यालय आयोग। और विश्वविद्यालय आयोग क्या था? 1902 में गठित किया गया था, और इस आयोग के अध्यक्ष थे सर थॉमस रेले। तो सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था, और विश्वविद्यालय आयोग ने ही यह सिफारिश की थी कि भारत में एक विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया जाए। और इन सिफारिशों के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने इसे 1904 में लागू किया। और दूसरी बड़ी बात है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय आयोग में 2 भारतीय थे। उनमें से पहले एक थे सैयद बिलग्रामी, और दूसरे थे जस्टिस गुरुदास बनर्जी। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर थॉमस रेले की जो अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था उसमें 2 भारतीय कौन से थे। अब बात करते हैं सैडलर आयोग की। और सैडलर आयोग गठित किया गया था वर्ष 1917 में। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी बात की कि कलकत्ता विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हो गई थी 1857 में वुड्स डिस्वेज की सिफारिशों के आधार पर। और तत्समय कलकत्ता विश्वविद्यालय की बहुत सारी समस्याएं थी, तो उन समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एमी सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, और उसका नाम है सैडलर आयोग। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद ये दोनों भारतीय सदस्य थे। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसलिए आपको यह याद रखना है। तो इस सैडलर आयोग की जो सिफारिश थी उसकी सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि जो विश्वविद्यालय था इसका संचालन अब केंद्र को न देकर के प्रांतों को दे दिया गया था। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय का संचालन प्रांतों को किस सिफारिश के आधार पर दिया गया। तो यह है सैडलर कमीशन की सिफारिशों के आधार पर। और इसके अलावा सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर 5 और विश्वविद्यालय बने। इनमें मैसूर विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय हैं। बात करते हैं हटोंग कमेटी की। हटोंग कमेटी का गठन किया गया था 1929 ईस्वी में। इस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था सर फिलिप हटोंग। जैसे हमने चर्चा की कि 1917 में सैडलर आयोग गठित किया गया था, और सैडलर आयोग ने जो प्रस्ताव दिए थे उन प्रस्तावों को लागू कर दिया गया था। तो उन प्रस्तावों की जो समीक्षा थी वो हटोंग कमेटी में की गई। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछा जाता है फ्रेंड्स कि वो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन इसी समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया, और यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है क्योंकि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की जो सिफारिशें हैं उनके आधार पर हमें स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था चलती रही। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था सन 1935 ईस्वी में हटोंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वर्धा योजना। 1937 में इस योजना पर चर्चा की गई थी, और इसको बोलते हैं मूल शिक्षा की वर्धा योजना। और वर्धा शिक्षा योजना जो थी इसका सूत्रपात किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। 1937 में गांधी जी ने जो उनका पत्र था हरिजन, उस पत्र में इन्होंने इस शिक्षा योजना की
प्रस्तुति की थी और ये था वर्धा नामक स्थान पर, इसलिए इसे वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। तो वर्धा योजना का जो मुख्य पॉइंट था वो था गांधी जी के द्वारा जो शिक्षा थी उसको शिल्प शिक्षा या शिल्प के माध्यम से शिक्षा को दिए जाने का प्रस्ताव रखा था। और ये भी इसमें था कि जो 7 वर्ष का जो शुरुआती 7 वर्ष हैं उनमें बालक अपनी मातृभाषा में ही अध्ययन करे तो सही होगा। तो 1937 की जो वर्धा योजना थी गांधी जी ने प्रस्तावित की थी, लेकिन कई कारणों से यह योजना लागू नहीं हो पाई थी। इसके बाद बात करते हैं सार्जेंट योजना की, और सार्जेंट योजना 1944 में प्रस्तुत की गई थी। और जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बना था 1935 में, तो शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष थे सर सार्जेंट, और इन्होंने जो योजना प्रस्तुत की उसी को कहा जाता है सार्जेंट योजना। इस योजना की जो सिफारिश थी उसके अनुसार जो प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना और 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई। तो फ्रेंड्स, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ये प्रारंभिक आयाम हैं और यह भी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। अगर यह सेक्शन अभिरुचि वाले पोर्शन में न पूछे जाएं तो यह सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो हम सबको इन सारे प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर लेकर अपनी परीक्षा में जाना चाहिए। तो आशा है कि यह शुरुआती वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा व्यवस्था की। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो सिलेबस में है राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और इसके साथ ही जो शैक्षिक अभिकरण है NCERT, NCTE और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और नॉलेज कमीशन है, और इसी के अलावा सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, और रूसा का ई-गवर्नेंस आदि सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा और ऐसे प्रश्न लेकर के आऊंगा जो परीक्षा में निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा कि मैं और अधिक से अधिक वीडियो लाने के लिए मोटिवेट रहूं। तो मिलते हैं जल्दी ही इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।